मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नए रेशो के साथ आपके सामने, और आज का रेशो है डेट इक्विटी रेशो। ये सॉल्वेंसी रेशो का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और इस डेट इक्विटी रेशो के सहारे हम लोग किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को मेजर करते हैं या जज करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जो कि लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर था, जिसपे मैंने बताया कि लिक्विडिटी रेशियो के सहारे आप बिजनेस के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते थे, जिसपे करंट रेशियो था और लिक्विड रेशियो था। तो डेट इक्विटी रेशियो है क्या? यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म है, वन इज डेट एंड द अदर वन इज इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो expresses or presents the relationship between the long-term debts or liabilities in respect to the equity or shareholders fund of a business। ये इस चीज को शो करता है कि बिजनेस ने जो बोरोइंग्स जो किया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो बिजनेस के शेयर होल्डर फंड के मुकाबले कितना है, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हुआ है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या प्रोपोर्शन है इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो आप कैसे निकालते हैं? डेट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, या इसको हम लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड और नेट वर्थ। यहां पर ये जो इक्विटी वर्ड है, इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लिया गया है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड से है, और नेट वर्थ भी आप इस शेयर होल्डर्स फंड को कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं कि वो जो डेट इक्विटी रेशियो था, उसमें जो दो कंपोनेंट था, डेट और इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, उसमें डेट क्या है और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हुआ, और उसमें क्या क्या चीज हम लोग इंक्लूड करेंगे और किनको शामिल नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स या डेट का मतलब क्या हुआ। कोई भी ऐसा लोन, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसको कि बिजनेस ने लिया है और जो 1 साल से ज्यादा के ड्यूरेशन के लिए है, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया है, विच मैच्योर्स आफ्टर 1 ईयर। मतलब कोई भी ऐसी लाइबिलिटी, कोई भी ऐसा लोन जो मैच्योर करता हो 1 साल के बाद, जिसका पेमेंट बिजनेस को करना हो 1 साल के बाद, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन की कैटेगरी में रखते हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या हम लोग लेंगे, कौन कौन से आइटम्स को हम लोग शामिल करेंगे, ये मैंने यहां पे लिखा है। पहला है डिबेंचर्स, इसकी हिंदी ऋण पत्र, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको बिजनेस इशू करता है फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स, जिसके ऊपर बिजनेस को पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अप टू अ पीरियड व्हेन इट इज रिडीम्ड। मॉर्गेज लोन कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा लोन जिसको बिजनेस ने लिया है बाय कीपिंग समथिंग एज कोलैटरल। बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ऐसे पब्लिक डिपॉजिट्स जिसको रेज किया गया हो पब्लिक से, विच इज हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड इन एक्सेस ऑफ 1 ईयर, विल कम इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स और डेट्स। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो, या जो दूसरा वेरिएबल जिसको हम लोगों को समझना है, वो शेयर होल्डर्स फंड है, या इक्विटी का मतलब क्या हुआ। तो शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग शामिल करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सिक्योरिटी प्रीमियम। इस सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या, कि कोई भी कंपनी जो मार्केट से फंड रेज करती है बाय इशूइंग इट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, कुछ भी हो जिसको उसने इशू किया मार्केट से, और वो अगर उसके फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर रही है, तो जितने ज्यादा पर उसने इशू किया उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 10 रुपए है, अगर उसको मार्केट में 50 रुपए में लाया गया,
तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 10 रुपए के फेस वैल्यू के ऊपर 40 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया, जो कि हमारे बिजनेस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। तो any amount which is in excess of the face value which is being charged by the company on the financial instruments which has been issued to the general public for the purpose of raising fund is called security premium। आगे क्या शामिल होगा इसमें रिजर्व्स शामिल होंगे, अंडरराइटिंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी शामिल होंगे। रिजर्व्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा रिजर्व्स जो बिजनेस में क्रिएट किया गया हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो सिंकिंग फंड के फॉर्म में हो, या वो कंटिजेंसी फंड के फॉर्म में हो, या आप इसमें एक नए रिजर्व को भी जोड़ते हैं। एक नया टर्म भी मैं आपसे शेयर करूंगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब एक ऐसे रिजर्व से है जिसको बिजनेस ने क्रिएट किया है आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल गेन्स, जिसका इस्तेमाल बिजनेस लॉन्ग टर्म लॉसेस और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए करता है। और क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब हुआ एक ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचा हुआ है आफ्टर ट्रांसफरिंग और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटिजेंसी फंड्स, एवरीथिंग। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि कुछ चीजें इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। क्या क्या शामिल नहीं होंगी, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस इसमें शामिल नहीं होगा और फिक्टिशियस एसेट भी इसमें शामिल नहीं होगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब क्या हुआ, ऐसा लॉस जो वर्षों से या पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा है, जिसको हमने बिजनेस ने एक्यूमुलेट करके रखा है कि अगर आगे प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट से उसको राइट ऑफ करेंगे। ये बिजनेस के बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होता है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब हुआ कि काल्पनिक संपत्ति, उदाहरण के तौर पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या इशू एक्सपेंसेस जो भी होगा, वो सारी चीजें फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, फिक्टिशियस एसेट का वही हिस्सा इसमें शामिल नहीं होगा जिसको हमने राइट ऑफ नहीं किया है। जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया है वो इसका पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो में भी पढ़ा, उसमें करंट रेशियो में आइडियल करंट रेशियो 2:1 था, एसिड टेस्ट रेशियो में आइडियल जो था वो 1:1 था। ठीक उसी तरीके से डेट इक्विटी रेशियो में भी एक आइडियल रेशियो होता है जिसको कि तय किया गया 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास जितना शेयर होल्डर्स फंड है उसके मुकाबले कंपनी 2 टाइम्स अगर वो डेट ओन करती है, लॉन्ग टर्म डेट को ओन करती है, तो इसको बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। डेट इक्विटी रेशियो अगर हायर साइड में है, हायर साइड कहने का मतलब 2:1 से ज्यादा है, 3:1 है या 3.5:1 है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के ऊपर कर्ज ज्यादा है और जिन्होंने लंबे समय के लिए बिजनेस को कर्ज देकर रखा है उनके ऊपर वो थोड़ा सा चिंतित होंगे कि बिजनेस पता नहीं उनके लोन को रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हायर डेट इक्विटी रेशियो ये इस ओर भी इशारा करता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो ज़्यादा है। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक बहुत बड़ा चंक इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे चला जाता है, जिसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स के ऊपर होता है। शेयर होल्डर्स को ईपीएस कम मिलता, उसको डिविडेंड उसके लिए कम बचता। तो बिजनेस को कोशिश ये करनी चाहिए कि डेट इक्विटी रेशियो को एक कंट्रोलेबल लिमिट में रखा जाए, और अगर डेट इक्विटी रेशियो जरूरत से ज्यादा कम है, अगर 2:1 से कम है या 1:1 है या 0.5:1 है, तो आप देखें तो थियोरेटिकली ये सही है, लेकिन कंपनी फिर लिवरेज का एडवांटेज नहीं उठा सकती, कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं उठा सकती। आइए हम लोग डेट इक्विटी रेशियो को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस को लिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल को 5 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व 1 लाख, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 50,000, 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर का मतलब हुआ कि इस डिबेंचर पे कंपनी को हर साल 10% इंटरेस्ट पे करना है। इसका वैल्यू है 3,20,000। करंट लायबिलिटी 1 लाख और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। अब इन सारे इंफॉर्मेशन से आप किस तरीके से डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं।
तो डेट इक्विटी रेशियो को निकालने का जो फॉर्मूला है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अब ये डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी जब आप करते हैं तो यहां पे डेट हमारे पास क्या है, डेट इस पूरे इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक है और वो है 10% डिबेंचर जिसका वैल्यू 3,20,000 है। तो डेट 3,20,000 रुपए का, और आपके पास इक्विटी क्या है, इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 5 लाख, जनरल रिजर्व हो गया, ये रिजर्व्स का पार्ट फॉर्म करेगा 1 लाख, यानी कि 5 और 1 6 लाख। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है वो इसमें शामिल किया जाएगा, 6.5 लाख ये हो गया। करंट लाइबिलिटी को इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ये लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट फॉर्म करेगा, इसको डेट इक्विटी रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास देखिए ऐड करने के लिए क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, ये 6.5 लाख हो गया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि जो भी फिक्टिशियस एसेट है उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो फिक्टिशियस एसेट हमारा 10,000 रुपए का है, तो ये 6,50,000, इसमें से आपको 10,000 को माइनस करना पड़ेगा। अब आप देखिए तो ये 3,20,000 डिवाइडेड बाई 6,40,000, यानी कि अगर आप डेट इक्विटी रेशियो देखें तो ये 0.5:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी कैपिटल है या जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके मुकाबले बिजनेस के पास जो डेट रेज किया गया वो डेट सिर्फ 0.5 है, जो कि हमारे आइडियल से कम है। ऐसा इसके ऊपर और भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा। इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि आप देखिए कि कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड के मुकाबले डेट कम है, ऐसी कंपनियां लिवरेज का एडवांटेज नहीं उठा सकती, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं उठा सकती। हालांकि अगर आप सैद्धांतिक तौर पे देखें, थ्योरेटिकली देखें, तो ऐसी कंपनियों को कम रिस्की कंपनी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास लॉन्ग टर्म कर्ज कम है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का क्लास समझ में आया होगा डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर। मैं इसके साथ असाइनमेंट भी आप लोगों को दूंगा और आप उस असाइनमेंट को बनाएं, और अगर कोई डाउट है तो शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।